चलिए जय हिंद और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखेंगे पहला सवाल क्या है, तो खास करके बीपीएससी टीचर 1 to 5, 6 to 8 के लिए, और ध्यान रखेंगे 9, 10th के लिए भी काफ़ी उपयोगी डिस्कशन रहेगा आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम में बीपीएससी पूछता है। उसी पैटर्न पर बीपीएससी के आधार पर ही सवालों का चयन किया गया है। देखेंगे पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि किस, ध्यान रखेंगे, कहता है कि किस राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिजोरम का, सिक्किम का, अरुणाचल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर आप बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। यहां प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, निवास करता है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछ दे तो सबसे कम, ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वाला राज्य आपका है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। जबकि सबसे ज्यादा डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला अपना कौन है? बिहार। तो ध्यान रखेंगे जनसंख्या अगर घनत्व अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां का है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। जबकि सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम आबादी सिक्किम का है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक वर्षा, तो स्पष्ट रूप से गौर करेंगे, अगर आप मैपिंग के जरिए देखेंगे तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो सबसे पहले होता है पश्चिमी घाट, ये वेस्टर्न घाट की तरफ, क्योंकि मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल ही पहुंचता है। इसके अलावे मेघालय में पता है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह मासिन राम और चेरापूंजी भी, ध्यान रखेंगे, कहाँ है भाई? तो ध्यान रखना कि ये मेघालय में है। और मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और, ध्यान रखना, जयंतिया की अगर बात करेंगे तो जयंतिया की अगर बात करेंगे तो ये गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय। इसके अलावे हिमालय का क्षेत्र भी काफी वर्षा होता है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो पूरे भारत में वर्षा नहीं हो पाता, क्योंकि हिमालय दीवार के रूप में पूरे भारत में मॉनसून से वर्षा करवाता है। इसलिए कर पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ये आंसर तीनों होगा। सबसे ज्यादा वर्षा भारत में मासिन राम में होता है, जबकि सबसे कम वर्षा लेह में होता है। यहाँ सवाल पूछे गए थे कि किन किन क्षेत्रों में, तो पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भारत के किस जनजाति का को मूल रूप से, याद रखेंगे, अफ्रीकी जनजाति मानी जाती है? ये है सिद्दी जनजाति प्यारे। अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में 3 और महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। जैसे अफ्रीका की जनजाति है मसाई, मसाई के अलावे याद रखेंगे पिग्मी, और पिग्मी के अलावे प्यारे याद रखना बुशमैन। बुशमैन, ये तीनों जनजाति का संबंध कहां से है? अफ्रीका से है। जबकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछ दे तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति प्यारे, सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात की जाएगी तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। जबकि ध्यान रखिएगा दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की? भील है। कौन सी? भील। इसके अलावा कई जनजाति पूछे जा सकते हैं भारत में, जैसे मोपला। मोपला का संबंध कहां से है? केरल से है। जबकि टोडा का संबंध कहां से है? टोडा का संबंध याद रखना तमिलनाडु से है। इसके अलावा कोटा का संबंध भी याद रखेंगे तमिलनाडु से ही है, तमिलनाडु से है। तो मोपला, टोडा और कोटा का संबंध कहां से है? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा मोपला केरल में है,
टोडा और कोटा तमिलनाडु में है। कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। चलिए, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर विश्व में कोयला की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। इसके अलावा चावल का उत्पादन भी कौन करता है? चाइना। इसके अलावा याद रखेंगे चाय का उत्पादन कौन करता है? चाइना। इसके अलावा याद रखेंगे सिल्क का उत्पादन कौन करता है? चाइना। तो चावल, चाय, सिल्क, ये तीन महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है प्यारे? चाइना। आंसर क्या होगा? चीन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखो प्यारे, इथोपिया भी शामिल है, सोमालिया भी शामिल है, जिबूती भी शामिल है। कहता है कौन शामिल नहीं है? तो सब तो शामिल है, इस लेकर आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सब शामिल है, इथोपिया भी शामिल है, सोमालिया भी शामिल है, जिबूती भी शामिल है। कहता नहीं है, तो याद रखें उपयुक्त में क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि तीनों शामिल है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। पूछता हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है, तो हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों है लेकिन नहीं पूछ रहा, इसलिए कर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु, मोगादिशु। और जिबूती की राजधानी कहाँ है? डी जिबूती, डी जिबूती, डी जिबूती। किसकी राजधानी? जिबूती की राजधानी। कहता है प्यारे, गर्जता चलीसा, प्रचंड पचासा और सीखता साठा क्या है? गौर करेंगे। ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इसी ग्लोब पर ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध पर 40 डिग्री अक्षांश पर गर्जता चलीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर याद रखेंगे चीखता साठा, एक याद रखेंगे चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा, कहता है महासागरीय चक्रवात, पछुआ पवने, स्थानीय पवने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, तो इसका सही आंसर प्यारे ध्यान रखेंगे, ये आपका पछुआ पवने हैं। जबकि ध्यान रखेगा महासागरीय चक्रवात की अगर बात की जाएगी तो चक्रवात भी एक विशेष प्रकार के ध्यान रखेंगे प्राकृतिक आपदा क्रिएट करता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पछुआ पवने हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर पछुआ पवने को गर्जता चलीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर क्या नाम से जानते हैं? चीखता साठा के नाम से जानते हैं। जबकि स्थानीय पवने की अगर बात करेंगे तो लू भारत में चलता है। जबकि चिनूक एक हवा जो बार बार एग्जाम में पूछता है, चिनूक का संबंध यूएसए अमेरिका से है। हर मट्टम की अगर बात करेंगे तो हर मट्टम अफ्रीका में चलता है, अफ्रीका में। और सिराको का संबंध कहां से है? तो सिराको का संबंध याद रखिएगा इटली से है। सिराको का संबंध कहां से? इटली से। चलिए, फास्ट कमेंट भी देखेंगे, फास्ट कमेंट भी करते जाएंगे आप लोग, बहुत अच्छा। तो आंसर प्यारे क्या होगा? पछुआ पवने। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित जलधारा में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा, फॉकलैंड, लेब्राडोर, बेगुएला। कहता है कौन सी जलधारा ठंडी है? जलधारा ठंडी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जलधारा ठंडी है। फॉकलैंड कहां चलती है? तो फॉकलैंड की अगर बात करेंगे तो फॉकलैंड अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, महासागर की ठंडी जलधारा। लेब्राडोर भी यहीं चलती है और बेगुएला भी यहीं चलती है। तो तीनों कैसी जलधारा है? ठंडी। कौन कौन? फॉकलैंड, लेब्राडोर, बेगुएला कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। फॉकलैंड, लेब्राडोर और बेगुएला ये तीनों अटलांटिक महासागर में चलती है। जबकि प्यारे ध्यान रखिएगा, ये मैप के जरिए देखेंगे यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक जलधारा चल रही है फॉकलैंड, ठंडी है। ये आपका चल रहा है यहां पर बेगुएला और ये चल रहा है लेब्राडोर। ये कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर है, एटीएल। और ये इंडियन
हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और ये पी पैसिफिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, और ये अंटार्कटिका ओशियन है प्यारे। तो यहाँ पर लेब्राडोर, यहाँ पर फॉकलैंड और बेगुएला, ये सारी जलधारा ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। एशियाई जंगली गधा का कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण, जो गुजरात में है प्यारे। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है, जो सिंह के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर नल सरोवर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। पेरियार का संबंध कहाँ से है? केरल से है। और राइनोसोरस गेंडा के लिए काजीरंगा का संबंध कहाँ से है? आसाम से। तो काजीरंगा का संबंध कहाँ से है? आसाम से। पेरियार का संबंध केरल से, जबकि गिर का संबंध गुजरात से। और कच्छ का रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा, ध्यान रखेंगे, आंदोलन लोकप्रिय हुआ? तो प्यारे ये था, कहता रोलेक्ट एक्ट, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितने का है? 9 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग फटाफट। चलिए देखो प्यारे, सबसे पहले याद रखेंगे होम रूल लीग, रोलेक्ट एक्ट आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में। खिलाफत आंदोलन ही इसका सही आंसर होगा, अली बंधु के द्वारा। अली बंधु के द्वारा तुर्की के खलीफाओं के विरुद्ध अंग्रेज के खिलाफ भारत में एक आंदोलन भड़का, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये अली बंधु ने, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था। जबकि होम रूल की स्थापना 1916 में प्यारे, 1916 में कौन किया था? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे एनी बेसेंट, और याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन प्यारे? तो याद रखेंगे होम रूल लीग। लेकिन प्यारे इसका याद रखेंगे, ये तो आपका 19 से 20 के बीच में रहा ये आंदोलन। तो लेकिन 14 से लेकर 1914 से 18, तो 1914 से 18 के बीच में तो 16 ही आता है। तो प्यारे इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि होम रूल लीग कब स्थापना हुआ? 16 में। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध प्यारे 1914 से 18 के बीच में रहा, इसलिए लेकर होम रूल लीग। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जबकि ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कि यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, तो अली बंधु के द्वारा, और रोलेक्ट एक्ट तो सबको पता, बिना दलील और बिना वकील वाला एक ऐसे एक्ट लाया गया जो भारत के लोगों के लिए क्या था? एक अभिशाप था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज राष्ट्र की भावना जगाने हेतु, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु, विधवा पुनर्विवाह हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सत्यशोधक समाज की अगर बात करेंगे प्यारे, तो ये हैं, देखेंगे, ये खास करके दलित वर्गों के कल्याण के लिए, ध्यान रखेंगे ज्योतिबा फूले ने प्यारे, ध्यान रखेंगे 1867 के बीच में कौन से? तो दलित वर्गों के, दलित और निम्न जाति लोगों के कल्याण हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया। भारत में कई, ध्यान रखेंगे, धार्मिक सुधार, इसके अलावा मानव कल्याण हेतु, जैसे सती प्रथा के अंत में राजा राममोहन राय का एक बड़ा योगदान रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह की अगर बात की जाएगी, ये भी एक समाज के लिए, ध्यान रखेंगे, मानवता कल्याण के लिए, किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए एक उत्कृष्ट कार्य थे। जबकि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो स्पष्ट रूप से प्यारे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह,
गौरी शंकर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर का फटाफट कमेंट करेंगे। 11 नंबर का देखिए बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा है, तो याद रखेंगे सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे, जबकि पहले सत्याग्रह कमेंट कीजिएगा तो स्पष्ट रूप से विनोबा भावे थे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन प्यारे? 1916 की अगर बात करेंगे तो 1916 में ध्यान रखेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और प्यारे ध्यान रखेंगे कि यहां पर कहता है कि कौन समझौता किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फास्ट कमेंट भी करते जाएंगे, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर प्यारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी प्यारे 1920 में। और ध्यान रखना प्यारे कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया था बाल गंगाधर तिलक। और इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। तो प्रश्न आएगा कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक मंच पर किस अधिवेशन में? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में समीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया, जबकि गरम दल और नरम दल 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हुआ। तो सूरत अधिवेशन की अगर बात करेंगे, सूरत अधिवेशन 1907 में प्यारे गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? अलग हो गया था। लेकिन 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक मंच पर आया था। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। निम्न इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि याद रखेंगे 1765 में हुई। प्रथम संधि तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज और प्यारे, अंग्रेज और शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम याद रखना द्वितीय के साथ। जबकि उसके कुछ दिन बाद ध्यान रखेंगे दूसरा भी 1765 में हुआ था, और वो हुआ था अंग्रेज और सुजाज उद दौला के बीच में। तो इलाहाबाद की संधि पहला किसके? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। जबकि प्यारे 1764 में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर युद्ध की अगुवाई हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ध्यान देना कि बक्सर का युद्ध किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध स्पष्ट रूप से 1764 में इसका अगुवाई कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। कब? 1764, जिसमें ध्यान रखेंगे भारत के तीनों नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाज-उद-दौला और दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने 1764 बक्सर युद्ध में परास्त हुआ। और इसके बाद भारत अंग्रेज में प्रभुत्व में आए। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? कहता है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, एलन बरो को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 14 नंबर का कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे 14 नंबर का। तो प्यारे भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है। यही है चार्ल्स, याद रखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ हैं, चार्ल्स मेटकॉफ हैं प्यारे, ध्यान रखिएगा प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। जबकि ध्यान रखेंगे कहता है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? सर्वप्रथम याद रखेंगे सतारा का विलय हुआ, क्योंकि प्यारे लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1800 याद रखना 56 तक था। और इसी में याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार रेल की शुरुआत की। जबकि प्यारे ध्यान रखना 1853 में, जबकि डाक सेवा की शुरुआत भी 1854 में डलहौजी ने ही किया था।
और सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में प्यारे 48 में किसको हड़पा? तो याद रखेंगे सतारा को। झांसी को कब राज्य हड़प? तो 1853 में। और अवध को प्यारे 1856 में राज्य हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने किसमें मिला लिया? तो ध्यान रखना कि ये अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसको किसको? तो पहला मिलाने वाला राज्य हड़प नीति के तहत सतारा था। कब मिलाया गया? 1848 में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब? 1848 से 1856 में। रेल सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के द्वारा, डाक सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के द्वारा। आंसर प्यारे याद रखेंगे क्या होगा? सतारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहां किए थे? यह सवाल बहुत ही इजी है, 16 नंबर का फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने कब भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद में 1918। प्यारे महात्मा गांधी की अगर बात करेंगे तो 1869 में इनका जन्म पोरबंदर में होता है। जबकि प्यारे गौर करना कि 1893 में ये कहां चले गए? अफ्रीका चले गए। 1915 में प्यारे ये भारत आ गए लौट कर। तो अफ्रीका गए कब? 1893 में। आए कब भारत? 1915 में। 1915 के अलावे प्यारे 1917 में ही इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। 1918 अहमदाबाद मील मजदूर के लिए काम किया। जबकि याद रखेंगे अफ्रीका में 1906 में याद रखेंगे एक पहला सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने अफ्रीका में किया था 1906 में। भारत में सफल सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने 1917 में चंपारण में नील किसानों को लेकर, क्योंकि वहां तिनकठिया विवाद चल रहा था। अंग्रेज प्रेशर डालकर प्रत्येक 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील के खेती के लिए प्रेशर डाले हुए थे, जिसमें 1916 लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिले और उन्हें बिहार की धरती चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया। और चंपारण की धरती पर आकर ही वे महात्मा भी कहलाए, क्योंकि इस आंदोलन से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कौन से? तो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। जबकि अहमदाबाद मील मजदूर की अगर बात करेंगे तो 1918। क्लियर? तो प्यारे आज के सेशन यहीं तक रहेंगे। लगातार सेशन में आप बने रहेंगे। स्पष्ट रूप से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और बेहतर से बेहतर याद रखेंगे कंटेंट और डिस्कशन के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेंगे। जय हिंद।